फिल्म दामिनी हिंदी सिनेमा की एक आपराधिक ड्रामिकल फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल और अमरीश पुरी थे। इस फिल्म के रीढ़ कहें तो ये ही चारों स्तंभ थे जो इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़े। इस फिल्म के सारे डायलॉग आपको याद भी होंगे। सनी देओल ने किस प्रकार कोर्ट में वो डायलॉग बोलते हैं कि 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, वो उठता नहीं, उठ जाता है। और एक और डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। ये वो डायलॉग हैं जो सनी देओल को राष्ट्रीय पुरस्कार तो दिलाए ही, साथ में दामिनी को सुपर डुपर हिट फिल्म ही बनाए। दरअसल इस फिल्म में दामिनी बनी थी मीनाक्षी शेषाद्री और गोविंद जो कि वकील बनते हैं सनी देओल, और शेखर गुप्ता बनते हैं ऋषि कपूर, और चड्ढा बनते हैं यानी कि वकील अमरीश पुरी। तो इस फिल्म को कुछ कहें तो ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 30 अप्रैल 1993 को। और जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई अपनी, जैसे कि इस फिल्म में कहानी है और जिस रूप में आपराधिक मामलों को पेश किया गया है कि उर्मी के साथ क्या होता है, उसके साथ बलात्कार होता है और वो दामिनी इस बात को देखती, क्योंकि उसके घर में ही उसके परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को छुपाने का बहुत प्रयत्न किया जाता है, लेकिन यह फिल्म जग जाहिर करती है। यानी ये स्त्री के ऊपर, उसके जीवन पर आधारित ये फिल्म है जो हम सभी को देखनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ हो रहे जो आपराधिक मामला है उसे हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जिन लोगों ने राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी 1993 नहीं देखी है, जो एक महिला की कहानी है जो अपनी घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार होते देखने के बाद न्याय की मांग करती है, उनके लिए मेरा सुझाव ये है, यानी कि ये बात कुछ ऐसा कहा गया है कि जो इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यदि हम इस फिल्म के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, दामिनी एक ऐसी महिला के बारे में है जो कि बलात्कार की शिकार एक अन्य महिला के लिए खड़ी होने के दौरान अपनी नैतिकता से समझौता करने में असमर्थ है। शुरुआती दृश्य में दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक तूफानी दिन में एक इमारत के गलियारों से भागती हुई दिखाई देती हैं। हम होली के रंगों से भीगे हुए एक आदमी की झलक देखते हैं। दामिनी हताश होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक नर्स आती है, उसे खींचकर ले जाती है और एक डॉक्टर उससे पूछताछ करता है, यानी पूछताछ करता है। और हम समय और स्थान को पार करते हुए एक डांस नंबर पर पहुंचते हैं, जहां हमें एक बहुत ही अलग दामिनी दिखाई जाती है जो कि खुश मिजाज, उत्साही है और मंच पर प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों में से एक शेखर यानी कि ऋषि कपूर दामिनी से प्यार करने लगता है और वे शादी कर लेते हैं। अपने नए घर में दामिनी की दोस्ती घर की नौकरानी उर्मी से ही हो जाती है। होली के दौरान दामिनी अपने देवर राकेश और उसके 4 दोस्तों से मिलती है जो उर्मी को ज़बरदस्ती रंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दामिनी सहमति के विचार को स्पष्ट करते हुए बताती है कि उर्मी ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उस पर कोई रंग लगाए। दामिनी का दावा भारत में बलात्कार पर कानून भी है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है तो इस कृत्य को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत बलात्कार माना जाता है। कुछ ही समय बाद दामिनी उर्मी के चीखें सुनती है और देखती है कि वे लोग उसे ले जा रहे हैं। वे एक बंद कमरे में उर्मी का बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। दामिनी मदद के लिए पागलों की तरह दौड़ती है और शेखर को ढूंढ लेती है। वह कमरे के दरवाजे में एक छेद कर देता है। दोनों बलात्कार को साफ साफ देख लेते हैं। चारों आदमी दामिनी और शेखर को देखते हैं, उर्मी को कहीं और ले जाने का फैसला करते हैं। यह नज़ारा देखकर दामिनी बेहोश हो जाती है। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति 4 लोगों को उर्मी को कार में धकेलते हुए देखते हैं, जिसे वे बाद में कहीं छोड़ देते हैं। उर्मी को आखिरकार पुलिस ढूंढ लेती है और पुलिस को बुलाना चाहिए था। पुलिस या तो अपराध को रोकने या बिना छेड़छाड़ के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर पहुंच जाती।
हालांकि दामिनी अपराध की रिपोर्ट करने में असमर्थ थी क्योंकि शेखर उसे ऐसा करने से मना कर लेता है और पुलिस जांच शुरू होती है और शेखर के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करते हैं। शेखर दामिनी को झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है और परिवार यह कहते हुए घटना को छुपाता है कि बलात्कार के दिन उर्मी काम नहीं कर रही थी। पुलिस जांच जारी रहती है लेकिन पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है और दामिनी को उसके परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। दामिनी शेखर के पीछे पीछे उर्मी से मिलने अस्पताल जाती है। उर्मी की गंभीर रूप से घायल अवस्था को देखकर दामिनी उसके परिवार के खिलाफ सबूत देने का फैसला करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के तहत गवाह द्वारा पुलिस को बयान दिया जा सकता है। दामिनी के बयान के बाद राकेश और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है, इसे वारंट कहती है। हालांकि ज़्यादा गंभीर अपराधों के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट से अनुमति लिए बिना भी गिरफ्तारी कर सकती है। बलात्कार के मामलों में वारंट की जरूरत नहीं होती। एक दृश्य में जिसमें दामिनी अस्पताल में उर्मी से मिलने जाती है, प्रेस उर्मी और उसके दादा से बहुत ही असंवेदनशील तरीके से पूछताछ कर रही है। वो उर्मी को वीडियो में कैद करने की कोशिश करते हैं लेकिन दामिनी उन्हें रोक देती है, जो इस मामले में कानून की तरह काम कर रही है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 228(1) के तहत बलात्कार के पीड़ितों की पहचान किसी भी मीडिया द्वारा उजागर नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने की सज़ा 2 साल की कैद और जुर्माना है। आखिरकार मामला अदालत में पहुंचता है। आमतौर पर आपराधिक मामलों में राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस लॉक अप में डाल दिया जाता है। इसके बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जमानत के लिए आवेदन करने के लिए आरोपी का वकील मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। जमानती अपराधों के लिए जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती है। हालांकि गैर जमानती अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट यह तय कर सकता है कि आरोपी जमानत का हकदार है या नहीं। मामला आमतौर पर राज्य और आरोपी के बीच होता है और प्रत्येक वकील अपने मुवक्किल की ओर से दलीलें पेश करता है। वे गवाहों की जांच करते हैं और दूसरे पक्ष के गवाहों से जिरह करते हैं। राकेश का प्रतिनिधित्व तेज तरार वकील इंद्रजीत चड्ढा अमरीश पुरी करते हैं। चड्ढा वाकपटुता से बोलते हैं, सरकारी वकील की तुलना में अपनी दलीलें बेहतर तरीके से पेश करते हैं, जबकि सरकारी वकील मुश्किल से ही कोई सुसंगत दलील पेश कर पाते हैं। एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। हालांकि बलात्कार के मामलों में सबूत का भार आरोपी पर होता है। चड्ढा दामिनी के पिता को धमकाता है, उसे गवाह के रूप में बदनाम करने की कोशिश करता है, यह बताते हुए कि वह रंगों के आसपास उन्मादी हो जाती है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चड्ढा दामिनी को डराता है ताकि वो घटना का सही विवरण न दे सके। जज चड्ढा की दलीलों पर सवाल नहीं उठाता और फैसला सुनाता है कि दामिनी को 2 हफ्ते के लिए मानसिक अस्पताल में रखा जाना चाहिए। डॉक्टरों द्वारा दामिनी की मानसिक स्थिति का निदान किए जाने तक अदालत की तारीख स्थगित कर दी जाती है। शेखर और उसके पिता द्वारा भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो उसे अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश न करे। दामिनी पागल खाने से भाग जाती है और गोविंद सनी देओल से मिलती है, यानी कि गोविंद का रोल इस फिल्म में सनी देओल ने किया था, जो कि एक निराश वकील है। वह दामिनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत हो जाता है। एक दृश्य में जब पुलिस दामिनी को बाजार में पकड़ती है, गोविंद उसे बचाने आता है। पुलिस का दावा है कि उनके पास दामिनी को गिरफ्तार करने का वारंट है। गोविंद कहता है उसके पास एक स्थगन आदेश है जिसे उसने गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत से प्राप्त किया था। अगली सुनवाई से पहले उर्मी अस्पताल में मृत पाई जाती है। पुलिस का दावा है कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने कहा था कि उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वह अपनी चोटों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि गोविंद और दामिनी का अनुमान है कि उर्मी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अनपढ़ थी, नोट नहीं लिख सकती थी। पत्र उसके खून से सने हाथ में मिला था लेकिन उस पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। अगली सुनवाई में गोविंद चड्ढा की दलीलों को तोड़ता है। वो बतलाता है कि चड्ढा ने दावा किया था कि दामिनी पागल थी, लेकिन परिवार से पैसे नहीं निकाल पाने के बाद राकेश और उसके दोस्तों पर बलात्कार का आरोप
लगाने में भी वो उतना ही सक्षम था। चड्ढा की दलीलों का खंडन होने के बाद वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या का बहाना बनाता है और सुनवाई को दूसरे दिन के लिए टाल दिया जाता है। इस बीच चड्ढा और उसके साथी दामिनी और शेखर को मारने की कोशिश करते हैं। अगले दिन अदालत दामिनी के आने का इंतजार करती है। जब वो देर से आती है तो चड्ढा सुझाव देता है कि वह भाग गई है और एक और तारीख मांग करता है। यहीं पर गोविंद यानी कि सनी देओल अपने एक अलग अंदाज में तारीख पर तारीख भाषण में फूट पड़ता है, जो आज भी कानूनी व्यवस्था में देरी का सबसे वर्णन है और आज भी उतनी प्रासंगिक है कि जितना 1993 में था। दामिनी आखिरकार कोर्ट पहुंचती है। जब उसे पता चलता है कि शेखर की जान भी खतरे में है तो वो न्याय व्यवस्था की समस्याओं के बारे में एक जोशीला भाषण देती है। वह कहती है कि वह एक ऐसी व्यवस्था में कोई सच्चाई स्थापित नहीं करना चाहती, जो सच सुनना नहीं चाहती। वह उर्मी के प्रति वकीलों के असंवेदनशीलता के बारे में बात करती है। वह इस बात पर अफसोस जताती है कि उर्मी को न्याय दिलाने के बारे में सोचने के लिए वह शायद पागल हो गई है। हताशा हर उस व्यक्ति में आम है जिसने न्याय व्यवस्था से संपर्क किया है। हालांकि बॉलीवुड स्टाइल में शेखर सच्चाई को उजागर करने के लिए अदालत में प्रवेश करता है। जज अंततः राकेश और उसके दोस्तों को दोषी ठहराते हैं। उन्हें बलात्कार के अपराध के लिए 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। शेखर के परिवार के सदस्यों को अपराध छिपाने के लिए 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। वकील को भी उर्मी की हत्या के लिए 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376D सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, जिसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा और महिला को मुआवजा देने का प्रावधान है। यह प्रावधान 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के जरिए लगाया गया है। अदालत ने शेखर को बलात्कार के बारे में ईमानदारी से सबूत देकर जज की मदद करने के लिए दोष मुक्त कर दिया। हालांकि यह भारत में झूठी गवाही देने के कानूनों के खिलाफ है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 191 में कहा गया है कि शपथ लेकर झूठी गवाही देना, जब कोई व्यक्ति जानता है कि वह बयान झूठा नहीं है तो उसे दंडित किया जा सकता है। शेखर ने बलात्कार की घटना के सही तथ्य न बताकर अपराध किया था। अदालत को उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए था। भारतीय अदालतों में सच्चाई यह भी है कि वे अक्सर झूठी गवाही के लिए लोगों को दोषी नहीं ठहराते। हालांकि लोगों को अदालत में बार बार झूठ बोलने के बाद आखिरकार उन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए प्रशंसा नहीं मिलती जो उन्हें पता थे। जज दामिनी की सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाने के लिए प्रशंसा करते हैं। उसे खड़े होकर तालियां मिलती है। गोविंद कुछ लोगों से हाथ मिलाता है, अपने कानूनी कागजात इकट्ठा करता है और बिना किसी की नज़रें पड़े कोर्ट रूम के दरवाजे से अकेले गायब हो जाता है। उसका काम पूरा हो जाता है, जबकि भीड़ दामिनी और शेखर पर दबाव डालती है। अनिता जयंती एक वकील जो कि न्याय में काम करती है। न्याय एक कानूनी तकनीकी पहल है जो भारत के कानूनों को समझाती है, जिसका विचार रोहिणी नीलेकणी ने दिया और जिसका निर्माण विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने किया। फिल्म दामिनी जो ड्रामिकल आपराधिक फिल्म तो थी, लेकिन इस फिल्म ने आपराधिक मामलों के खिलाफ और महिला को एक सशक्त बनाने के लिए एक पुरजोर प्रयास था। राजकुमार संतोषी इस फिल्म के निर्देशक जो थे, इन्होंने इस फिल्म के बारे में बहुत सोचा और उन्होंने उस समय इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया। और आज भी जब भी कोर्ट में दलीलें पेश की जाती है तो फिल्म दामिनी का वो सभी किरदार जीवंत हो जाते हैं। खास तौर पर जब अमरीश पुरी और यानी कि सनी देओल आमने सामने होते हैं कोर्ट में और एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट में कुछ नया हो रहा है। तो ये और बात है ड्रामिकल कहानियाँ, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में यह बहुत मायने रखता है। तो आज हमने आपको फिल्म दामिनी के बारे में बताया, उसकी कहानी के बारे में। तो मिलेंगे हम कल एक नए विषय के साथ। नमस्कार।